बचपन से हम एक ही चीज सुनते आ रहे हैं, स्कूल पास कर लो उसके बाद ऐश ही ऐश, कॉलेज चले जाओ बस उसके बाद लाइफ सेट, एक बार जॉब लग गई तो फिर सारी टेंशन ही खत्म और फिर शादी कर लो, लाइफ सेटल्ड। ये साइकिल ऐसे ही चलते रहती है। लेकिन उसके आगे का क्या, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम बस वेट करते रह जाते हैं, लेकिन वो ऐशो आराम कभी आता ही नहीं। ये है एक टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट। आपकी लाइफ में भी एक के बाद एक माइलस्टोन्स आए होंगे, अच्छे ग्रेड्स लिए होंगे, कॉलेज डिग्री भी मिल गई होगी, कहीं जॉब भी कर रहे होंगे, पूरी लाइफ एक सिंसियर एटीट्यूड मेंटेन किया होगा इस उम्मीद में कि आगे जाके आपको इन सब का रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन दिन भर हासिल करते करते थक हार के जब सोने जाते हैं तो एक थॉट जरूर आता होगा दिमाग में, क्या ही कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। जिस खुशी और सेटिस्फैक्शन की एक्सपेक्टेशन में आज तक आपने इतना एफर्ट किया, वो तो आपकी लाइफ से गायब भी है। रियलिटी तो कुछ और ही है। लेकिन आपका भी एक ड्रीम है, अपने पेरेंट्स और खुद के एस्पिरेशंस पूरी करने का। स्कूल के बाद अगर आपका IIT या नीट क्लियर ना हो पाए या फिर किसी एलीट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ना हो तो तभी से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस मीट ना करने का। और सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। इसलिए कॉलेज के टाइम से ही एक प्रेशर रहता है कि बस कहीं भी एक जॉब लग जाए। जॉब लगने के बाद भी एक अलग प्रेशर क्रिएट हो जाता है उन्हीं एस्पिरेशंस को पूरा करने का। एक घर हो, गाड़ी हो, खुद के शौक पूरे कर पाए, लेकिन एक लिमिटेड सैलरी में ये सब पूरा करना मुश्किल हो जाता है। फिर सिर्फ लोन लेने का ही एक ऑप्शन बचता है। घर लेना है तो होम लोन, गाड़ी के लिए कार लोन और अलग अलग EMIs, और फिर ये सब एक ट्रैप बनने लग जाता है। दूसरी ओर हर एक जनरेशन की कोशिश रहती है कि पिछली जनरेशन से बेटर लाइफस्टाइल क्रिएट कर पाए। टैलेंट और क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करना सिर्फ एक हॉबी ही रह जाता है और पूरा जोर सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करने में रहता है, इस उम्मीद में कि पढ़ाई हमें इस लाइफस्टाइल से बाहर निकालेगी। बचपन में अगर हमारे कम मार्क्स आते थे तो वो भी एम्बैरेसिंग हो जाता था हमारे पेरेंट्स के लिए कि अब लोग क्या कहेंगे। सपना दिखाया जाता था कि बड़े होके IAS IPS बनो। उसी सपने को देखते हुए ग्रेजुएशन के बाद जॉब के पीछे ना भाग के लग जाते हैं IAS या फिर सिमिलर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने में, और फिर लाखों लोग इसी रैट रेस में लग जाते हैं। UPSC जैसे एक एग्जाम का सक्सेस रेट सिर्फ 0.2% ही है, तो फिर उन 99% लोगों का क्या, ये कोई नहीं सोचता। फिर जब आप अपने लेट 20s में होते हैं और डिस्पाइट आपके सिंसियर एफर्ट्स कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता तो आप सेल्फ डाउट्स और लो सेल्फ एस्टीम से इतना घिर जाते हैं कि सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आता है, और फिर से आप एक और ट्रैप में फंस जाते हैं। इसमें गलती आपकी, आपके पेरेंट्स की भी नहीं है। मीडिया हाउसेस एंड कोचिंग इंडस्ट्री ने हमेशा इस फील्ड को ग्लोरीफाई किया है, मोटिवेशनल स्टोरीज को ओवरसेल करके और मिडिल क्लास पॉपुलेशन की वल्नरेबिलिटी को टारगेट करके। क्या आपके पिताजी क्या काम करते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। अरे कट कंपाउंडर अचीव नहीं कर पाए और उनका लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस चीज को करने के चक्कर में खराब हो गया। लोग तो केवल अखबार में जो कटिंग आती है कि रिक्शा वाले का बेटा IAS बना, लेकिन वो अखबार की कटिंग वाले ये नहीं छापते हैं कि 10,000 लड़के और भी आए थे बिहार पटना से पढ़ने और वो IAS नहीं बने और बनने के चक्कर में उनके 6-7 साल खराब हो गए। किसी भी कंपटीशन में दो ही तरह के विनर्स खुश होते हैं, एक गोल्ड विनर्स क्योंकि उन्होंने अपना अल्टीमेट गोल अचीव कर लिया है, और दूसरे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट क्योंकि उन्हें लगता है एटलीस्ट मेडल तो मिल गया। लेकिन सिल्वर मेडलिस्ट जीतने के बाद भी वो कभी पूरी तरह खुश नहीं होते क्योंकि उनके मन में एक ही रिग्रेट रह जाता है कि बस थोड़ा और मेहनत करते तो गोल्ड मिल ही जाता। हमारी सोसाइटी भी कुछ ऐसी ही है जो ब्रॉडली 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। एक रिच क्लास जो गोल्ड मेडलिस्ट है, एक है लोअर क्लास जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के जैसे हैं, और बीच में है सिल्वर मेडलिस्ट द मिडिल क्लास, जिनको डर लगता है कि कहीं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ना आ जाए, या फिर एक एस्पिरेशन रहती है कि काश हम भी एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस कर सकें। लेकिन सवाल आता है कि मिडिल क्लास में आता कौन है। इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एस्टिमेट्स है जो कि इनकम पे बेस्ड है। प्राइस रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप एनुअली 5 लाख से 30 लाख के बीच अर्न कर रहे हैं तो आप मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। सुनने में अच्छा लगेगा कि आप मंथली 70 से 80 हजार रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो 70-80 हजार सिर्फ आप ही की अर्निंग नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
सपोज आपकी मंथली इनकम 1,20,000 रुपए है और आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस भी हैं और 2 बच्चे भी हैं, तो टोटल मेंबर्स हो गए 6 और अब उसी 1,20,000 को 6 से डिवाइड कर दीजिए और वो बन जाएगा 20,000 पर मेंबर। ये है आपकी एक्चुअल इनकम, क्योंकि बाकी सब मेंबर्स भी आप ही की सैलरी पर डिपेंडेंट है और सबकी अलग नीड्स भी हैं। तो टेक्निकली आप भी लोअर क्लास में ही आते हैं। प्योर रिसर्च के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी इंडियंस को लगता है कि वो मिडिल क्लास है, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 2% लोग ही इस कैटेगरी में आते हैं। बाकी 90% लोग तो पुअर या फिर लोअर क्लास ही हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपकी फैमिली में और मेंबर्स हैं जो अर्न कर पाएँ तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ ही रहा है और जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 68% महिला को शादी के बाद अपनी जॉब छोड़नी पड़ जाती है। इसलिए बेटर है कि अगर आप मैरिड हैं और आपकी वाइफ को किसी रीज़न से जॉब छोड़नी पड़ी हो तो आपको एनकरेज करना चाहिए कि वो भी जॉब करें। इससे एक बैलेंस बनेगा और फैमिली इनकम में भी इंक्रीज होगा, जो कि आपकी सेविंग्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वहीं हम अगर एक लोअर क्लास हाउस होल्ड की बात करें तो वहाँ सभी मेंबर्स कुछ न कुछ काम करते हैं। फादर कहीं शॉप रन करके या ऑटो ड्राइवर होंगे जो मंथली 15 से 20,000 कमा रहे हो। वहाँ कहीं डोमेस्टिक हेल्प होंगी और 8 से 10,000 वो भी कमा रही होगी। बेटा एज ए गिग वर्कर 15 से 20,000 कमा ही रहा होगा और उसकी भी अगर वाइफ है या बहन है तो वो भी किसी बुटीक या ब्यूटी पार्लर में काम करके मंथली 15 से 20,000 कमा रही हो। तो लगभग ये फैमिली भी महीने का 50 से 70,000 कमा रही है, लेकिन ये फिर भी खुद को मिडिल क्लास कंसिडर नहीं करते, क्योंकि समाज में एक परसेप्शन बना हुआ है। अगर आपका एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या फिर आप अमीर दिख रहे हैं तो ही रिस्पेक्टेबल है। एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल की शुरुआत तभी से हो जाती है जब आप अपने पेरेंट्स को सुना करते होंगे कि घर बनाने के लिए पैसे जमा करने हैं, किसी फंक्शन में जाना था तो खर्चा सोच समझ के होता था। तब शायद वो बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वो बातें भी समझ में आने लग गई और हमारे पेरेंट्स की एस्पिरेशंस खुद हमारी बन गई, क्योंकि हमें लगने लगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो क्या इस साइकिल से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है? आइए समझते हैं। डॉक्टर वेलुमणि, फाउंडर थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, ये तब सबसे ज्यादा न्यूज में आए जब 2021 में इन्होंने अपनी ही शुरू की कंपनी का 66% स्टेक सेल कर दिया 4,000 करोड़ रुपए में। लेकिन इनकी जर्नी आसान नहीं थी। In 1982, I did not know where thyroid was. Within 10 years, I finished a PhD in thyroid biochemistry. In another 10 years, I run world's largest thyroid testing laboratory. कोयम्बटूर में पैदा हुए वेलुमणि के पिताजी एक लैंडलेस फार्मर थे, तो बेसिक फैसिलिटीज मिलना ही इनके लिए एक लग्जरी था। इन्होंने फिर भी कैसे भी करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और बहुत मुश्किलों के बाद मुंबई में एक साइंटिफिक एडवाइजर की पोस्ट पे काम करना शुरू किया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क में। लेकिन 14 साल बार्क में काम करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि वो तो अपने करंट लाइफस्टाइल से सेटिस्फाइड ही नहीं है और उनका इंटरेस्ट तो कहीं और है। फिर 1995 में उन्होंने एक वेल सेटल्ड लाइफ छोड़ने का डिसीजन लिया और खुद का एक वेंचर शुरू करने का प्लान किया। लेकिन इस 14 साल की ड्यूरेशन में वो अपने स्किल्स को भी पॉलिश करते रहे, अपने इंटरेस्ट के साथ अलाइन भी करते रहे और एक वर्किंग कैपिटल भी जमा कर चुके थे। आप भारत के वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज। एक 150 स्क्वायर फीट रेंटेड गैराज में मेरा बिजनेस चालू किया था। ये जर्नी सिर्फ 500 रुपया लेकर 5,000 करोड़ रुपया का। कैसा लगता है 5,000 करोड़ के मालिक बनने के बाद पहले से प्लान की बिजनेस स्टार्ट करना? 1982 में मुझे पता नहीं था कि थायराइड कहाँ है और 2002 20 साल में दुनिया में सबसे बड़ा थायराइड टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया। पंकज त्रिपाठी पटना की एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। स्कूलिंग के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और कुछ समय किचन सुपरवाइजर का काम भी किया पटना के मौर्या होटल में। उनका सपना था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने का। पहले 2 अटेम्प्ट्स में ट्राई करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार फिर उन्होंने ट्राई किया और इस अटेम्प्ट के बाद वो सब कुछ छोड़ के वापस अपने गांव चले गए थे। फाइनली 3rd अटेम्प्ट में एडमिशन हो ही गया, जिसने आपको NSD में एडमिशन दिलवाया। हाँ, तीसरे चौथे अटेम्प्ट के बाद। तीसरा चौथा? तीसरा में हुआ था। 2004 से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ एक 10 सेकंड के रोल से और धीरे धीरे वो ये सीढ़ी चढ़ते रहे और आज उनको हर जगह रिस्पेक्ट और एडमिरेशन ही मिलती है। लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया और नेसेसरी स्किल्स को डेवलप किया, पहले ड्रामा स्कूल में और फिर छोटे छोटे रोल्स करके। निखिल कामत को फाउंडर जीरोधा, बेंगलुरु में ये 16 साल के ही थे जब इन्होंने 10th स्टैंडर्ड से ही ड्रॉप आउट कर लिया। 17 साल की एज से ही
ये कॉल सेंटर में काम करने लग गए और वहाँ से इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ स्टॉक ट्रेडिंग में। शाम 4 बजे से रात 1 बजे तक ये वहाँ काम करते थे और फिर दिन में स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में लग जाते थे। निखिल के इंटरेस्ट और स्किल्स को देखते हुए उनके फादर ने उन पर थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया और यहीं से उनकी स्टॉक ट्रेडर बनने की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ये अपने मैनेजर और फिर पूरी कॉल सेंटर की टीम के स्टॉक्स को मैनेज करने लग गए। फिर 2010 में निखिल ने अपने भाई नितिन के साथ कामत एसोसिएट्स नाम से एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म शुरू की जो आगे जाके जीरोधा बन गई। तो सवाल ये आता है कि इन सब में ऐसा क्या कॉमन था कि ये अपने मिडिल क्लास लाइफस्टाइल को पीछे छोड़ पाए। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको आपके मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, जिनको जल्द ही हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं और कैसे इस ट्रैप से बाहर निकला जा सकता है। धन्यवाद।